पहलगाम अटैक की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। पहाड़ियों जंगलों में इन्होंने अपने आतंकी अड्डे बनाए हुए थे। ओजीडब्ल्यू से मिले इनपुट के आधार पर हाइड आउट का खुलासा हुआ है। कुछ ठिकानों पर 1 महीने तक का राशन भी मिला है। हमलों के बाद इन्हीं ठिकानों में छिपे थे आतंकी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम अटैक की जो जांच हुई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि 70 आतंकी ठिकानों को अब नष्ट कर दिया गया है। ये ठिकाने बनाए गए थे और इन पर राशन इकट्ठा किया गया था कि आतंकी यहां पर लौटेंगे और यहीं पर आकर के छिप करके बैठेंगे। लेकिन ओजीडब्ल्यू से जो इनपुट मिला उसके आधार पर जो जांच की गई उसमें ये हाइड आउट का खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो जंगल है वहां पर कहीं पर पेड़ के तनों में खोखले करके वहां पर ये इस तरीके से हाइड आउट बनाए गए हैं, तो कहीं पत्थरों को खोद करके जमीन में इस तरीके से ये हाइड आउट बनाए गए हैं। हमारे साथ अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका, ये तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं प्लान ये भी था कि इसी में लौट करके वापस आना है। कुछ और आतंकवादी हो सकते थे, वो आकर के यहाँ पर छिप करके बैठ सकते थे, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाला है। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस सर्च ऑपरेशन में और जांच में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। जहां पे 70 से ज़्यादा जो हाइड आउट वाले जो स्थान है जहां पे राशन छिपाया गया था, जो उनके लिए एक पनाहगार बना हुआ था, उन इलाकों को नष्ट किया जा चुका है। ये ऐसे इलाके हैं जो जंगलों में है, जहाँ पे पेड़ के तनों को काट करके सड़कों पर भी, या अगर प्लेन रोड लगेगा देखिए आपको ऊपर से, लेकिन उस पर गड्ढा किया गया हुआ है। गड्ढे के ऊपर उनको ढक दिया गया था पेड़ के तनों से, पत्तों से, झाड़ियों से, ताकि आपको देखकर लगेगा कि ये जंगल का इलाका है, ये झाड़ियां हैं, लेकिन उन झाड़ियों के नीचे हाइड आउट बना होगा। यानी कि आतंकियों का प्लान ये होता है कि जब वो जंगलों में मूवमेंट करते हैं तो यही वो गड्ढे होते हैं, यही वो हाइड आउट होते हैं जहां पे वो खुद को शैडो बना के छिपाते हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन जतिन एक बार आपसे भी जानकारी चाहते हैं इसी खबर पर। पहलगाम अटैक की जांच से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है। 70 आतंकी ठिकानों को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। ओवरग्राउंड वर्कर से बड़ी जानकारी, बड़ा इनपुट मिला है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये 70 छोटे बड़े हाइडआउट्स हैं और जब इन हाइडआउट्स की तस्वीर आप देख रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसके अंदर भी कोई जाकर रह सकता है। बेसिकली जो पेड़ की बड़ी बड़ी लकड़ी होती है उसको काट कर उसके हाइडआउट्स बनाए गए, ताकि हेलीकॉप्टर से अगर कोई फोर्स इन हाइडआउट पर नजर रखे तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे। जमीन के नीचे गड्ढा खोदा गया। इन हाइडआउट्स के जब अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो यह भी पता लगा कि गद्दे रखे हुए हैं, रजाई रखी हुई है, आपके डेली यूज होने वाला जो इस्तेमाल है, यहां तक कि टोपी पहनने के लिए रखी हुई है ताकि आप एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच में जा सके। राशन 1 महीने का उसके अंदर रखा हुआ है। चावलों की बोरी रखी हुई है जिसको इजीली आप पका सकते हैं जंगलों में और उबाल कर उसको खा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर इसके अंदर पड़े हुए मिले। ये तमाम छोटी छोटी चीजें जो कि आपको डेली यूज के लिए काम आती है, ये सभी हाइडआउट के अंदर मिले हैं। ये 70 छोटे बड़े हाइडआउट जो है ये पूरे कश्मीर के अंदर मिले। इसमें साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पहलगाम जो कि आतंकी हमला हुआ वो साउथ कश्मीर के अंदर आता है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसी बैसरन घाटी के 54 जो रास्ते हैं, 54 जो रास्ते हैं, उन रास्तों को जब खंगाला तब जाकर इन हाइडआउट तक पहुंचे। हालांकि सभी हाइडआउट, अनामिका सिंह हम तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैसे दहशत का माहौल है ये आपको बता दे रही हूं। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तानी नेताओं में दहशत है। पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि भारत बड़े हमले करने वाला है। ये कह रहे हैं कि भारतीय मिसाइलों से पाकिस्तान में बर्बादी मच जाएगी। उमर अयूब पाकिस्तान के लोगों को चेता रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों को चेता रहे हैं। उनका यह कहना है कि भारत की मिसाइलों से पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पीटीआई के नेता हैं उमर अयूब जो ये बात कह रहे हैं। यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूँ, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। तो कर्नल शैलेंद्र, आपने ये बयान सुना, नेता है पीटीआई के अयूब जिनकी तरफ से कहा गया कि कभी भी जंग हो सकती है। इन्होंने जंग के पहले ही घुटने टेक दिए हैं। एक अयूब 1971 में भी हुआ करते थे, लेकिन बात वही आ जाती कि 1971 में जब इस तरीके से मॉक ड्रिल हुआ था, लोगों को पता चला था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब युद्ध भी हुआ था। लेकिन इस बार अगर ये मॉक ड्रिल हो रही है तो क्या देश की जनता ये समझे युद्ध होने वाला, युद्ध की तैयारी है ये? मुझे लगता है ये मॉक ड्रिल हो रही है, यही हमारी जनता को बताता है कि समझदारी क्या है।
अगर युद्ध हो भी रहा है तो आप बताइए नोएडा वासी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। लेकिन तैयारी जो है इसको हम, मेरी लैंग्वेज में कहता हूं, ऑफेंसिव डिफेंस है। हम अपने डिफेंसिव मेजर्स को ऑफेंसिव तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके मैसेज के वजह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या आवाज चल रही है। उन्हें ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया कि लड़ाई होने वाली है। इमिनेंट है, इमिनेंट वर्ड इन्होंने एक्चुअली टैक्टिकल हम लोगों से ले लिया। मुझे लग रहा है अब हम थोड़े कम पढ़े लिखे हो गए, ये पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गए। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो खौफ, देखिए पाकिस्तान में शुरुआत हुई थी डर से, वो कन्वर्ट हुआ खौफ में, और अब आप देख रहे हैं उसकी दहशत जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोल रही है। जब आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो कुछ लोग इनके बोलते हैं कि ब्रह्मोस में कुछ भी नहीं है, आप राफेल की बात, आप ये दो ही चीज़ों की बात क्यों करते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि डर इसी का है, खौफ इसी का है, यही आएगा आपके ऊपर। ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए। आपके पॉलिटिशियन डेट क्यों डिसाइड कर रहे हैं अटैक की? पाकिस्तान को क्या हमने हॉटलाइन पे ये बताया है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है? हमने तो यही नहीं बोला कि लड़ाई हो रही है, हमने तो कहीं नहीं बोला। हमारी लड़ाई, हमारी जंग आतंकवाद के साथ है, और अगर आप आतंकवाद के साथ खड़े हैं तो यस, ये लड़ाई आपके साथ जरूर हो रही है। ये आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर। और इसी बीच एक बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, पाकिस्तान की तरफ सूख रही है चिनाब नदी। बगलिहाल डैम के गेट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सलाल डैम से भी पानी की निकासी बंद हो चुकी है। दोनों डैम से नहीं छोड़ा जा रहा चिनाब का पानी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ सूख रही है चिनाब नदी, और इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन ये पहली बार है जब इतनी सख्ती से भारत ने कदम उठाया है। 1960 में सर ये पूरा समझौता हुआ था, लेकिन एक बार रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि ये जो डैम के गेट बंद हुए हैं, अब इससे पाकिस्तान पर क्या कुछ असर होने जा रहा है। IRSA की रिपोर्ट देखकर शहबाज पसीना पसीना हो गए हैं। पाकिस्तानी जल संकट से पहले ही मुनीर के कदम उखड़ गए हैं। चिनाब, सतलुज और सिंध के पानी की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। 5 मई को पाकिस्तानी संसद में पहले जमकर ड्रामा हुआ, फिर जब IRSA की मीटिंग में सच्चाई सामने आई तो आतंक की जमीन ही गीली हो गई। ऊपर से बनिहाल डैम से आती बंद दरवाजों की तस्वीरों ने पाकिस्तान के हौसलों तक को मुर्दा कर दिया है। IRSA ने 2 बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। खरीफ की फसल पर जल संकट, 21% पानी की कमी का अनुमान। ये अभी केवल हालिया अनुमान है। IRSA ने इस्लामाबाद के कानों में चीख चीख कर कहा है कि आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि खरीफ की फसल बर्बाद होने वाली है। खरीफ के सीजन में धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास होता है। धान को पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। कम पानी से धान के बीज जमेंगे नहीं, सिंचाई की लागत बेतहाशा बढ़ जाएगी। फसल बर्बाद तो आयात पर निर्भर होगा पाक। पाकिस्तान अपने चावल के दम पर ही किसी तरह अपनी आवाम का पेट पाल रहा था, लेकिन इस बार जल स्ट्राइक हो चुकी है। पाकिस्तान अभी सिंध और पंजाब में अपनी जमीन से 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान उत्पादन कर लेता है, लेकिन IRSA के आंकड़े बताते हैं ये फसल अब घटकर केवल 20 से 22 क्विंटल तक रह जाएगी। ऐसे में पानी पानी का प्यासा पाकिस्तान अब दाने दाने के लिए गृह युद्ध करता दिखने वाला है, जिसका सबूत है बगनिहाल डैम के बंद गेट, गिरता पानी का स्तर और सूखे जल गलियारे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शैलेंद्र सिंह, चिनाब नदी जो पाकिस्तान की तरफ बहती थी, अब वहां पर बगलिहाल और सलाल डैम के गेट बंद हो चुके हैं। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर ये रक्त बहाएंगे तो पानी हम सीधे तौर पर रोक देंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अब इस कदम को कैसे देखें, क्योंकि दाने दाने के लिए मोहताज, पानी के लिए भी तरस रहा है पाकिस्तान। देखिए, जब हम पानी को रोक रहे हैं, हम उसको डिक्लेयर करके रोक रहे हैं। हमने आपको रिएक्शन टाइम दिया है, और बाय द वे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता पा रहा हूं कि ये डिस्प्यूट हमारा उनके साथ अभी इमीडिएटली नहीं खड़ा किया है। ये डिस्प्यूट ऑलरेडी 2023 में हमने डाला हुआ है,
और उसके लिए जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो इनफैक्ट ये अगस्त में उस मीटिंग में पाकिस्तान को जवाब देना था कि आप इंडिया आपको बार बार बोल रहा है इस जल संधि के ऊपर बात करिए करिए करिए, आपने नहीं करी है, ये आपकी गलती है। अब स्टेज ये आ गई है कि इंडिया ने बोल दिया कि हमें कोई एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने तो इसे सस्पेंड कर दिया ना, तो अब हम आपका क्या अथॉरिटी है, अब हमारी अथॉरिटी है। सर लेकिन भारत के पास क्या क्या अधिकार है? पश्चिमी नदियों की अगर हम बात करें तो झेलम, चिनाब और सिंधु को रोकने का पूरा अधिकार है भारत के पास? नहीं, मैं ये शायद नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वी आर जेंटलमैन, हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो बात मानते हैं। हाँ। और इसी वजह से आप देख रहे हैं इवन कारगिल वॉर में एक बूंद पानी रोका नहीं गया। हाँ, 1960 के बाद ही हम पहली बार ही कर रहे हैं। जी, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम इतने साल से करते चले आ रहे हैं तो यस, हमें उन्हें पानी देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पानी के साथ खून भी भेजना है, ये तो मंजूर नहीं है ना। सीधी सीधी बात है, आप पानी भी लेंगे और अभी उसके बाद भुट्टो ने क्या बोला, या तो पानी आएगा या खून आएगा। तो भाई साहब, आप भी तो टेररिज्म कर रहे हो। और पीएम मोदी ने भी तो सर साफ तौर पर कह दिया ना कि रक्त बहेगा तो जल नहीं मिलेगा, Obviously। और जल नहीं मिलेगा तो ऐसे सूखे में मरेगा पाकिस्तान। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंडियन कम्युनिटी जो है ना, मानवता पर बहुत ज्यादा भाव देती है। अब लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, वहां पर गरीबी हो जाएगी, लोग मरेंगे, भूखमरी होगी। नहीं यार, ये सब छोड़ दीजिए अब आप। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं सर भारत तो अपना सहिष्णु रूप दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवादी चेहरा है वो हर बार सामने आ जाता है। अब पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच कश्मीर में हमारी ड्रोन आर्मी भी हाई अलर्ट पर हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2003 से अभी तक ये जर्नी के बारे में। मैंने 2003 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, जो कि मैं उस टाइम एक जीडी सोल्जर की तरह भर्ती हुआ हूँ और जीडी की तरह ही 8-10 साल काम। मेरा रुझान था एक छोटे छोटे काम के लिए, इंजीनियर की तरह छोटी छोटी मशीनें बनाना, कुछ और काम करना, जिसको फौज में देखते हुए मेरे को अलग अलग प्रकार के टास्क देते रहे, भी ये काम करना है, कोई और मशीन। जब हमारी एक ऐसी टफ फील्ड था हमारा, तो तब ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ हर रोज निरंतर फायरिंग चलती रहती थी, तो वहाँ हर मूवमेंट भी बहुत कम होती थी, जहाँ बंदों के लिए राशन, पानी, मनीशन पहुँचाना बहुत मुश्किल टफ काम था। वहाँ हमें सोचा भी ऐसा कोई, सभी मेरे को बोलते थे अभी और बहुत सारे काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बनाओ भी हमारे तक खाना पहुँच जाए, राशन पहुँच जाए, मनीशन पहुँच जाए, जो हमें चलना फिरना ना पड़े, अभी जो दिक्कत थी। तो मैं उसी टाइम सोचा भी कोई ना कोई ऐसा ड्रोन बनाऊँ, ऐसा काम करूँ। तो उसी दौरान मैंने फिर एक छोटा ड्रोन बनाया जो 1 से 1.5 kg का ही सामान लेकर। कितना दिन पहले का बात है जब ये छोटा ड्रोन आपने बनाया? कितना दिन? 4 साल पहले की बात, 4-4.5 साल। हाई एल्टी एरिया में क्या कि ऑक्सीजन कमी होता है, सामान को ज़्यादा उठाकर जाना मुश्किल है आम जवान के लिए। वहाँ बर्फ़ का भी बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट रहता है, जिसके दौरान आम जवान के पास सामान पहुँचना, मनीशन पहुँचना, इक्विपमेंट पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मल्टीकॉप्टर किया है, जो हाई एल्टी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान पहुँचा सकें। सही, जो ड्रोन्स को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है, इससे देखा भी जा रहा है, इसको कैसे समझें? नहीं, देखिए, ड्रोन का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक एग्जांपल, ये तो खैर ये प्लेन्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स में आपकी सड़क ब्लॉक हो गई। हाँ। अब आप कैसे सप्लाई भेजेंगे? एसेंशियल सप्लाई अपने आप इसके अंदर 5 किलो 10 किलो चीज़ भेज पाएंगे ज़्यादा। अब इवन अगर यहाँ जो ये प्लेन एरिया दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रायल एरिया है। ये जो ड्रोन्स हैं हमारे, उन डिफिकल्ट एरिया, मैं तो कहता हूँ चलिए एक एग्जांपल ये लेते हैं कि चलिए एक क्रिटिकल समय पर अगर हमें अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में कुछ भेजना है, तरीका क्या है?